नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज है गुरुवार, यानी कि हेलो किसान में है पशुपालन का दिन। आज पशुपालन के संबंध में होगी बातचीत। तो क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। आज के कार्यक्रम के विषय रहने वाले हैं देसी गायों का संरक्षण एवं संवर्धन। एक तो इस पर चर्चा होगी, साथ ही आपको बता दें हम बात करेंगे शुकर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य देखभाल पर। अहम विषय है दोनों, और इससे संबंधित आपके पास कोई भी सवाल है, आपको क्या करना है, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113-0601, 1800-113-0661। ये हमारे दोनों ही टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है। इस पर आप कॉल करेंगे, आपका पैसा नहीं लगेगा। आप अपनी सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा दें। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर KML पाठक। बता दें आपको, ये पूर्व कुलपति है दुवासु, मथुरा, उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता। बता दें ये निदेशक हैं राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र, गुवाहाटी, असम में। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। तो किसान भाइयों बहनों, बता दिया है हमने आपको कि किन विषयों पर चर्चा होने वाली है आज के कार्यक्रम में। तो आपको बस बेझिझक अपना फोन उठाना है, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछने हैं। आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बात फिर आपको याद दिला दें, जब भी आप कॉल करें नेटवर्क एरिया में आकर कॉल करें, और साथ ही अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें, क्योंकि आपके टीवी की आवाज ज्यादा आती है, आपकी नहीं सुन पाते हम। तो ऐसे में इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने फोन से हमें कॉल कीजिए। जैसे ही कॉल कनेक्ट होगा, सवाल सुनेंगे हम, आपका जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए हमारी चर्चा की यहां पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर पाठक हमारे साथ उपस्थित हैं यहां पर, जिनसे हम देसी गायों के संरक्षण एवं संवर्धन की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि देसी गाय अगर हमारे पशुपालक पालते हैं, उन्हें अपनाते हैं, तो किस तरह से उनको फायदा हो सकता है? देखो अदिति, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देसी गाय जो है, हम जो देश है, हमारी जो जलवायु है, हमारे पास करीबन 35 नस्ल की देसी गाय पाई जाती हैं जी। और देसी गाय पालना जो है आर्थिक रूप से बहुत ही फायदेमंद है। पशुपालक अगर हम देखें कि वैदिक काल से ही हमारे देश में देसी गाय का पालन होता रहा है, और देसी गाय आर्थिक रूप से इसलिए ज़्यादा फायदेमंद है कि जो देसी गाय का हर चीज़, देसी गाय का दूध, देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गौमूत्र, ये सभी और इन सबको मिला के जो पंचगव्य बनता है, वो आदमी के स्वास्थ्य के लिए और खेती दोनों के लिए ये गाय उपयोगी है। इसलिए ये किसानों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। आर्थिक रूप से गाय, जो देसी गाय का जो दूध होता है, उसे तो मैं तो वैज्ञानिक होने के नाते हमेशा कहता हूं कि जो देसी गाय का दूध है वो अमृत के समान है। अमृत का मतलब होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज हो, उसे ही अमृत कहते हैं। हम कहते हैं मैंने ऐसा कौन सा अमृत पी लिया, यानी मैंने ऐसा कौन सा दूध पी लिया। जो देसी गाय का जो दूध है, वो उसमें सभी चीजें होती हैं जो हमारे लिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी के लिए, स्वास्थ्य के लिए देसी गाय का जो दूध है। और देसी गाय के दूध के पैसे भी बाजार में अच्छे मिलते हैं। आजकल देख रहे होंगे किसान भाई कि देसी गाय का जो दूध है और देसी गाय से बना हुआ जो घी है जी, उसकी अच्छी कीमत मिल रही है। तो किसान को जब कीमत जब अच्छी मिलती है, तो स्वाभाविक है वो ज्यादा फायदेमंद होगा जी। तो देखिए, कई फायदे हैं यहाँ पर देसी गायों का पालन करने से, और किस तरह से हम इनको संरक्षित कर सकते हैं, और इनकी और क्या क्या खूबियां हैं, विशेषताएं हैं, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। गाय भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। इसी को ध्यान में रखते हुए देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार काफी सराहनीय काम कर रही है। गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है। गोकुल मिशन के तहत दुधारू पशुओं की देशी नस्लों के विकास और संरक्षण का काम किया जा रहा है। इस मिशन की शुरुआत सरकार ने 2014 में की थी। इस मिशन के तहत सरकार देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। इस योजना का उद्देश्य इन पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोकना भी है। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है। इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं के स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। स्वदेशी पशु के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम से पशुओं में आनुवांशिक सुधार और पशुओं की संख्या में वृद्धि संभव होगी। योजना के जरिए दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साहिवाल, राठी,
थार पारकर, रेड सिंधी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए बाकी नस्लों को उन्नत बनाने का काम भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन राज्यों के पशुधन विकास बोर्ड जैसे संस्थानों के जरिए चलाया जाता है। भारत की देसी नस्ल की गाय के दूध के फायदे हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, बस जरूरत है इस पर विश्वास करने की, इनके संरक्षण और विकास की। अब इनके इतने फायदे हैं तो इनका संरक्षण तो करना बनता ही है, और इसके लिए देखिए सरकार ने भी एक अच्छी पहल की है, यहाँ पर गोकुल मिशन की शुरुआत की है। इससे भी हमारे कई जो पशुपालक हैं जुड़ रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। और क्या क्या फायदे हैं इस मिशन के भी, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर गुप्ता का। डॉक्टर गुप्ता से हम शुकर पालन के बारे में जान लेते हैं। शुकर पालन का क्या महत्व है, किस तरह से हमारे किसान इससे लाभान्वित हो सकते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर गुप्ता? मैं ये कहना चाहूंगा अपने किसान भाइयों से, सूकर पालन एक ऐसा विषय है जो कि प्राचीन काल से हमारे देश में एक बहुत अच्छा विषय नहीं समझा जाता था जी। और जैसा कि हमारे किसान भाई भी सब जानते हैं इस बात को कि जो हमारे समाज के कुछ ऐसे वर्ग तक ही ये सूकर पालन सीमित था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पूरे विश्व में जो एक मांस और खाद्य की, प्रोटीन की कमी की एक समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, वहाँ सूकर पालन ने एक बहुत बड़ा एक हमें रास्ता हमारे लिए खोला है। तो आप देखेंगे कि पूरे देश में केवल एक उत्तर पूर्व का एक क्षेत्र ही ऐसा है जहां पर पूरे देश के लगभग 37% सूकर पाए जाते हैं जी। कारण क्योंकि इस क्षेत्र में सूकर ही एक प्रोटीन और एक अच्छे आहार का मुख्य स्रोत है। अब ये स्थिति बदल रही है, देश के विभिन्न कोनों कोनों में सूकर पालन का एक बहुत तेजी से प्रचलन बढ़ रहा है जी। और अब लोगों को लग रहा है कि अब यही एक ऐसा पशु है जो आप हमारे आगे आने वाले समय में जो मांस से हमारे जो प्रोटीन की आवश्यकता है उसको पूरी करने में बहुत मदद कर सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए काफी लाभ हैं इसके भी, पहले नहीं था इतना इसका विस्तार, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव हम देख रहे हैं। हमारे जो पशुपालक हैं इससे जुड़ रहे हैं, लाभान्वित भी हो रहे हैं, लेकिन सही तरीके से अगर प्रबंधन करेंगे तो और भी ज्यादा फायदेमंद आप इसे बना सकते हैं। इसके बारे में भी जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, उस पर नजर डाल लेते हैं। शूकर पालन व्यवसाय से मुनाफा कमाने के लिए जरूरी है शूकर प्रबंधन। शूकरों की सही देखभाल करके आप इनकी सेहत को भी ठीक रख सकते हैं। शूकरों के रहने की जगह की बात करें तो एक बड़े शूकर को 8 से 10 वर्ग फीट जगह चाहिए होती है जिसमें वो रह सके, और अगर उसके मलमूत्र की जगह उनके रहने की जगह से बाहर है तो 6 से 8 वर्ग फीट जगह की जरूरत है, और बाकी जगह यानी 2 वर्ग फुट मलमूत्र के लिए रख सकते हैं। वहीं छोटे शूकरों के लिए 5 से 6 स्क्वायर फीट जगह काफी रहती है। शूकरों के खानपान का भी ध्यान रखें। बढ़वार वाले शूकरों को प्रोटीन, खनिज पदार्थ और विटामिन देना चाहिए। शूकरों को मोटा करने के लिए स्टार्च वाला खाना ज्यादा देना चाहिए। इस बात पर भी ध्यान दें कि जो दाना खिलाया जा रहा है उससे शूकरों का कितना मांस बढ़ता है। हरा चारा या हरी घास चराने से शूकर को दाना कम खिलाना पड़ता है। रोगों की बात करें तो थोड़ी सी सावधानी बरतकर शूकरों को रोगों से बचाया जा सकता है। जैसे जिन बर्तनों में शूकरों को खाना दें उनकी रोज सफाई करें। इनके रहने की जगह साफ और हवादार हो। शूकरों को ज्यादा सर्दी और गर्मी से भी बचाना चाहिए। सर्दियों में खासकर ब्याने वाली शूकरियों और बच्चों का खास ख्याल रखें। शूकरों में कई रोग लगते हैं जैसे परजीवी रोग, वाहे परजीवी जैसे जूं, किलनी और चीचड़ी खून पीते हैं। साथ ही रोगों के विषाणु भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे बचाव के लिए साफ सफाई रखें। इनका ज्यादा प्रकोप होने पर पशु चिकित्सक को दिखाएं। शूकर ज्वर भी शूकरों का संक्रमण रोग है। इन बीमारियों में तेज बुखार आता है और शूकर खाना छोड़ देता है। आंखों में कीचड़ आने लगता है। इससे बचाव के लिए टीके भी लगाए जाते हैं। इसका पहला टीका 6 महीने की उम्र में और इसके बाद हर साल एक बार लगवाने से इस रोग से शूकर को बचाया जा सकता है। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जिसके जरिए आपने जाना कि सूकर पालन आप कर रहे हैं तो किस तरह से आपको प्रबंधन करना है। कई रोग भी लग जाते हैं, उनसे बचाव भी बेहद जरूरी है। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और अब मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर पाठक का। डॉक्टर पाठक, बताया आपने कि यहाँ पर
संरक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देसी गाय का पालन अगर हमारे पशुपालक करते हैं तो काफी फायदा हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हाल फिलहाल में ही, हम आज ही की बात कर ले तो प्राकृतिक खेती को भी बहुत वो बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में भी ये बात कही है। इस प्राकृतिक खेती से अगर जुड़ना है तो उसमें देसी गाय का क्या रोल हो सकता है? देखो, जैसा आज आप सबने सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया है कि जो हम ऑर्गेनिक या जैविक खेती की जो बात करते हैं उसमें देसी गाय का विशेष योगदान है। हम जब देसी गाय की बात करते हैं, जैविक खेती की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम जो हमारी देसी गाय है उसके गोबर और गौमूत्र, इन दोनों से जो जमीन की उर्वरता है वो बढ़ जाती है। यानी कि जो जमीन जो कि किसी तरह से नहीं फर्टाइल नहीं रही है, उसमें अच्छी फसल नहीं हो पा रही है, अगर उसमें देसी गाय के गोबर का उपयोग करें, क्योंकि ये दोनों चीजें मिलकर कंपोस्ट खाद बनाती हैं। और जैविक खेती के लिए, जैविक खेती का मतलब होता है जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग न हो। तो जैविक केमिकल फर्टिलाइजर का सब्स्टिट्यूट जो है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब्स्टिट्यूट है, ये एक जरूरी है कि हमारे देश में, क्योंकि हमारे यहाँ देसी गाय की, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि सबसे अच्छी देसी गाय की नस्ल अगर कहीं पाई जाती है पूरे संसार में तो वो हमारा भारत देश है, जहाँ लगभग 35 नस्ल की हर तरह के वातावरण में, आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, चाहे आप उत्तर भारत में जाएं, चाहे आप दक्षिण भारत में जाएं, आप जहां भी जाएंगे वहां के वातावरण के हिसाब से, वहां की जलवायु के हिसाब से वहां एक देसी नस्ल की गाय पाई जाती है। तो इनका जो संरक्षण और संवर्धन, जो बीच में जब हमने थोड़ा सा इसके बारे में, किसान जो है वो बाहरी नस्ल के पीछे थोड़े हो गए थे, तो जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में पहली कमेटी, जो कैबिनेट कमेटी हुई, उसमें निर्णय लिया गया और जिसमें गोकुल मिशन की स्थापना हुई 2014 में शुरुआत हुई। उस समय भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम अपने देश की जितनी भी देसी नस्लें हैं उनको राज्य सरकारों के माध्यम से, उनके जो पशुपालन विभाग के माध्यम से इन देसी नस्लों का संवर्धन और संरक्षण करेंगे। यानी कि जो हमारी देसी गाय के बारे में बीच में गलतफहमी लोगों ने पैदा कर दी थी कि देसी गाय ज्यादा दूध नहीं देती है, या लोग किसान पूछते थे, पशुपालक पूछते थे कि मुझे अगर साहिवाल देसी नस्ल चाहिए तो कहाँ मिलेगी, या मुझे थारपारकर कहाँ मिलेगी। तो इन सब सारी देसी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन का एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जैसा कभी सभी किसान भाइयों ने एक फिल्म में भी देखा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत करी गई। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत के पीछे जो भारत सरकार की योजना ये है कि जिस क्षेत्र में, अगर मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश की, मैं बात करता हूं राजस्थान की, मैं बात करता हूं पंजाब की, मैं बात करता हूं केरल की, तो जिस राज्य में जो नस्ल पाई जाती है, देसी नस्ल की बात कर रहा हूं, उसका संरक्षण और संवर्धन वहां पर किया जाए, और यही राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य है। जी, तो मुख्य उद्देश्य यही है कि देसी गायों का संवर्धन किया जा सके, संरक्षण किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पशुपालक हैं वो इनके पालन को अपनाएं। और देखिए, फायदा तो होगा ही, क्योंकि कई विशेषताएं हैं इसकी। तो जैसे कि हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, आप पालन कर सकते हैं देसी गायों का। इसके बारे में और जानकारी आपको देंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार प्रमोद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, ये जो अपना जो पशु होती है, गाय होती है ना, गर्भधारण की समस्या ज्यादा होती है। गर्भधारण जो होता है, मैं गर्भधारण नहीं कर पा रही है आपकी जो गाय है? हाँ जी, नहीं होता है। कई बार डॉक्टर भी बुला ली हमने, वो दवाई भी रख के जाते हैं, जैसे बताते हैं दवाई रखना है जी, तो उसके बाद भी गाय फिर जाती है जी। गर्भ जो है ठहर नहीं रहा है, डॉक्टर पाठक क्या समस्या है? प्रमोद जी, आप फरीदाबाद के आसपास से हैं या फरीदाबाद में ही हैं? जी, फरीदाबाद प्रॉपर मेरा गांव जालपुर है, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मेरा तहसील है, फरीदाबाद भी। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपके नजदीक, वैसे आपने खुद नहीं बताया कि डॉक्टर आके दवा भी रख जाते हैं, हो सकता है गाय के अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस भी कभी कभी हो जाता है, या हो सकता है उसके जननांगों में कोई किसी प्रकार की सूजन हो या कोई परेशानी हो। तो मैं प्रमोद जी आपको ये सलाह दूंगा कि बल्लभगढ़ या फरीदाबाद के आसपास जो भी अच्छा पशु चिकित्सालय, आपके बड़ा पशु चिकित्सालय है, वहां दिखाइए, और निश्चित रूप से आपकी गाय का कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से गर्भ ठहरेगा, लेकिन उसका पूरा इलाज कराइए। साथ ही साथ प्रमोद जी ये भी देखिए कि आप उसको मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ज्यादातर पशुपालक भाई ये गलती कर जाते हैं कि गाय को मिनरल मिक्सचर नहीं देते हैं,
तो और भैंसों को देंगे, गाय को नहीं देंगे, तो आप मिनरल मिक्सचर भी दीजिए, साथ ही साथ उसका परीक्षण भी करवाइए। विशेष रूप से जननांग का परीक्षण होना बहुत आवश्यक है, तो निश्चित रूप से जो है गाय आपकी ज्ञावन होगी। जी, तो पूरी तरह से पहले जांच यहाँ पर करवा लें और साथ ही साथ आहार में भी थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव करके देखिए, तो आपको निश्चित तौर पर पता चल जाएगा कि किस वजह से ये समस्या हो रही है। और जब कारण पता चल जाएगा, सही समय पर सही तरीके से इलाज हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर आपकी जो गाय है वो गर्भधारण कर लेगी। बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर गुप्ता का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर गुप्ता, शूकर पालन हमारे किसान, हमारे पशुपालक अगर करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं इसकी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि अभी प्रोफेसर पाठक ने गायों के संबंध में एक बात कही कि जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में हमारे किसान भाई पशुपालक हैं, सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि उस क्षेत्र और उस प्रदेश में कौन सी प्रजाति है कि जो कि आसानी से मिल रही है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक फर्क ये करना होगा कि जो हमारी अपनी देश की प्रजातियां हैं उनकी अभी पहचान में अभी बहुत बड़ा एक संकट है। अभी तक कुल मिला के 8 से 10 प्रजातियां ही हम लोगों ने कुल अपनी पहचान पाई है। तो जो हमारे देश में जो कि शूकर के शोध और उसके मांस के प्रचार प्रसार का जो सारा जिम्मा है वो विदेशी नस्लों के ऊपर ही अभी तक सीमित था। तो हमारे सरकार ने 70 के दशक में कार्यक्रम शुरू किया अखिल भारतीय समन्वय परियोजना के द्वारा कि हम क्रॉस ब्रीडिंग, जो संकर प्रजनन के द्वारा विदेशी नस्लों से हमारी देसी नस्लों को हमने किया, जिससे कि हमने उनकी मांस की जो आवश्यकता है उसको काफी बढ़ाया जी। लेकिन अब प्रश्न सिर्फ इतना आता है कि यदि हम देसी नस्लों के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि आजकल हमारी सरकार ने भी काफी उसके ऊपर काफी योजनाएं चला रखी हैं, तो उसमें एक बात ये आती है कि मांस और बच्चे जो आते हैं 8 से 10 महीने के अंतराल में, उनकी संख्या थोड़ी कम होती है हमारी देसी नस्लों में जी। जैसे हमारी नस्लें हैं तो उनको 4 से 8 तक बच्चे मिलते हैं 120 दिन के एक जो ब्यात का पीरियड होता है जी। और यदि विदेशी नस्लें हैं तो वहां हमें 12 से 16 तक बच्चे मिल जाते हैं जी। तो हमें ये देखना होगा कि यदि छोटे स्तर पर हमें कार्य शुरू करना है तो हम 4 से 5 क्रॉस ब्रेड जो संकर जो नस्लें हैं वो, या विदेशी नस्लें, यदि हम उतना अपना पूंजी संचयन कर सकते हैं तो जी उससे शुरुआत करें। तो शुरुआत की पहला हमारी ये योजना जो है वो यही होनी चाहिए कि किस आप नस्ल का चयन कर सकते हैं अपने क्षेत्र के अनुसार। आगे आपसे जानेंगे पूरी प्रक्रिया हम डॉक्टर गुप्ता, लेकिन एक कॉलर जुड़ गया हमारे साथ, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश से हमारे साथ धर्मराज जी फोन लाइन पर है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी धर्मराज जी, पूछिए अपना सवाल। जी, आवाज आ रही है आपको? क्या? हाँ सर, ये पूछ रहा है। हेलो, आपकी आवाज हमें मिल रही है धर्मराज जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, सुन रहे हैं आवाज। आप टीवी पे ध्यान मत दीजिए, सीधा अपना सवाल पूछिए। हाँ सर। हेलो धर्मराज जी, अपना सवाल पूछिए। कह रहे हैं मैम कि गोरखपुर के लिए क्या सुअर पालन का क्या जलवायु के हिसाब से सही रहेगा क्या सर? गोरखपुर से हैं आप और आप यहाँ पर शूकर पालन करना चाहते हैं, क्या हो सकता है संभव? डॉक्टर गुप्ता, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल संभव हो सकता है, पर देश का कोई ऐसा भूभाग नहीं है जहाँ पर शूकर पालन को ना किया जा सकता हो जी। लेकिन मैंने अभी जो बात अभी पिछले कहा था कि वो अगर आपको प्रारंभ करना है शूकर पालन में तो संकर नस्लों का ही चुनाव करें, क्योंकि हमारी जो देसी नस्ल है उस नस्ल से आप यदि कोई व्यावसायिक दृष्टि से शूकर पालन करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। तो संकर नस्लें जो हैं उसके लिए आपको हमसे अगर चाहें तो हम आपको इस मामले में काफी आपकी मदद कर सकते हैं। हमारे संस्थान की वेबसाइट पर जाके या हमसे सीधे संपर्क करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि हम आपको कौन सी संकर नस्ल किस क्षेत्र में के लिए हम आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आप निश्चित तौर पर गोरखपुर से हैं धर्मराज जी, आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आप पहले नस्ल का चुनाव सही ढंग से कीजिएगा जो आपके क्षेत्र के लिए ही यहाँ पर लाई गई है। बिल्कुल आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रखिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं देसी गायों के संरक्षण एवं संवर्धन पर और साथ ही शूकर पालन के बारे में, प्रबंधन और स्वास्थ्य देखभाल पर चर्चा हो रही है। आपके पास कोई सवाल है तो आपको क्या करना है, बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। लेकिन एक बात फिर आपको याद दिला दे, जब भी आप कॉल करें टीवी की आवाज कम कर दीजिए, आवाज नहीं आती आपकी, जिसकी वजह से सवाल सही से हम नहीं सुन पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बता दें आपको, अजमेर के राजस्थान से यहाँ पर हमारे साथ अशोक जी फोन लाइन पर हैं। जान लेते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो पर हमारे साथ अशोक जी फोन लाइन पर हैं। जान लेते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो नमस्कार, आप अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए और फिर सवाल पूछिए। मैम, मेरा ये सवाल है कि मेरे पास है ना गिर गाय, थार पारकर 2-3 नस्ल की मेरे पास अच्छी अच्छी गाय है जी। तो उससे है ना मेरे को ना अब मेरे को आगे व्यवसाय बढ़ाना है। तो इस पे अपना जो 2014 में ये जो स्कीम लॉन्च हुई थी, इसके माध्यम से मेरे को कुछ अलग से व्यवसाय बढ़ाने के लिए कुछ मिल सकता है क्या, फंडिंग जी? डॉक्टर पाठक क्या कह सकते हैं, आर्थिक रूप से किसी तरह की सहायता यहाँ पर मिल सकती है? अशोक जी, आप राजस्थान से हैं, अजमेर में, और राजस्थान के आप पशुपालन विभाग से संपर्क करें। साथ ही साथ मैं आपको 2-3 सलाह दूंगा इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। राजस्थान अजमेर जहां आप रहते हैं वहां की जलवायु बहुत अच्छी है गिर और साहिवाल और थार पारकर नस्ल के लिए। आप
जो है अभी भारत सरकार ने कुछ नई स्कीम्स और लागू करी हैं, जैसे प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कीम है, उसके अंदर आप डेयरी व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनकी जानकारी आपको 2 जगह से मिलेगी। एक तो आप अजमेर में कृषि विज्ञान केंद्र है विश्वविद्यालय का, आप वहां पर उनसे संपर्क करें कि जो भारत सरकार की, केंद्र सरकार की पशुपालन विभाग की जो स्कीम्स हैं डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, वो कौन कौन सी हैं, उनसे मुझे कैसे फायदा मिल सकता है जी। दूसरा ये है कि आप अजमेर में जहां पशुपालन विभाग है, उनका कार्यालय है, वहाँ जो जॉइंट डायरेक्टर या डायरेक्टर जो भी पदाधिकारी बैठते हैं पशुपालन विभाग के, और वो डेयरी व्यवसाय को देखते हैं विशेष रूप से। मैं आपको जानकारी दे दूं अशोक जी, क्योंकि अब विभाग अलग अलग अधिकारी इसके लिए निश्चित कर दिए गए हैं जी। और राजस्थान सरकार भी देसी गाय को संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत आगे आके काम कर रही है। तो आप वो जो स्कीम्स हैं उनका फायदा उठाइए और इस व्यवसाय को और आगे बढ़ाइए। साथ ही साथ आप सिर्फ दूध मत बेचिए अशोक जी, मैं आपको बताऊंगा कि आप क्योंकि डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो खाली दूध बेचने वाला काम मत करिए। इसके साथ साथ हम लोग वैल्यू एडिशन उसको बोलते हैं, तो दूध के साथ वैल्यू एडिशन करिए। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है मूल्य संवर्धन, यानी आप दूध से मावा बना सकते हैं, दूध से पनीर बना सकते हैं, तो इनसे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इनसे आपको ज्यादा फायदे का मतलब ज्यादा पैसे मिलेंगे आपको, आपका व्यवसाय और ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। और देसी, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो गिर और आप जो नस्ल रखे हुए हैं अच्छी नस्ल पालिए, इनकी भी जो है ना, इसमें जो है क्रॉस ब्रेड नहीं होना चाहिए, प्योर ब्रेड रखिए, चाहे वो गिर को हो, चाहे वो साहिवाल की हो, चाहे थार पारकर हो। जी बिल्कुल। तो इस तरह से आप अपने व्यवसाय का विस्तार निश्चित तौर पर कर सकते हैं, अपनी आमदनी को और बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे और बता दें आपको कि कई हमारे जो दर्शक हैं हमारे कॉल सेंटर नंबर पर हमें कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवाते हैं। उन्हीं के सवाल अब हम शामिल करने वाले हैं कार्यक्रम में। बता दें पहला जो कॉल आया था हमें बिहार से सौरभ कुमार जी का आया था। डॉक्टर पाठक, ये सवाल आपके लिए है। इन्होंने पूछा है कि गाय मूत्र बहुत ज्यादा करती है, शरीर का तापमान भी सामान्य है, इसका उपचार क्या हो सकता है? हाँ देखिए, एक सामान्य सी बात है कि इसमें उसकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, जिसको हम मूत्रानली बोलते हैं, वहाँ हो सकता है किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो, कोई इन्फेक्शन हो वहाँ पर, तो उसका आपको तुरंत उसका जो है किसी अच्छे पशु चिकित्सक को दिखा के उसकी जांच करानी चाहिए कि बार बार पेशाब क्यों कर रही है, किसी बीमारी की वजह से तो नहीं कर रही है। तो ये कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है। अगर सही ढंग से सही समय पे अगर आप पशु चिकित्सक को दिखा लेंगे तो आपकी गाय की समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अगला जो हमें कॉल आया था वो आया था ओडिशा से और ये कॉल किया था चंद्रमणि जी ने। और डॉक्टर गुप्ता, ये सवाल आपके लिए है। इन्होंने पूछा है कि ओडिशा में सुअर की कौन सी उत्तम नस्ल का हम पालन कर सकते हैं? ओडिशा के लिए बात करना चाह रहे हैं डॉक्टर गुप्ता। ये उड़ीसा अभी देखें तो इस संबंध में अभी बहुत तेजी से सूकर पालन में अपनी प्रेजेंस दर्ज कर रहा है। जी। और अभी ऐसा देखा जा रहा है कि उसमें अभी हमारी जो देसी नस्लें हैं उसमें वहां पर अभी कोई विशेष नस्ल की हम कैरेक्टराइजेशन जिसे कहते हैं उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पा रही है। हालांकि उसके बारे में काफी प्रयास तेजी से हो रहा है, कृषि विश्वविद्यालय में भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको ये बोलना चाहूंगा कि अभी एक कार्य प्रारंभ करने के लिए एक कोई संकर नस्ल का चुनाव कर लें, क्योंकि पूरे देश में जो क्रांति इस सूकर पालन के क्षेत्र में आ रही है उसमें संकर नस्लों का बहुत बड़ा योगदान है। और ये लगभग 9 संकर नस्लें हमारे अखिल भारतीय परियोजना जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की चल रही है 70 के दशक से, उनमें ये नस्लें पैदा हुई है। तो मैं इनसे ये कहूंगा कि आप अपने नजदीकी एक सेंटर में जाके कृषि विश्वविद्यालय में या फिर हमें सीधे संपर्क कर लें तो हम उनको पूरी तरीके से गाइडेंस दे देंगे कि ये संकर नस्ल उन्हें कहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। हो सकता है उससे नजदीकी अगर हमारा कोई केंद्र होगा तो वहां से भी हम उन्हें उपलब्ध करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो चंद्रमणि जी, आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसके साथ बढ़ते हैं आगे। एक और कॉल हमारे पास आया था हमारे कॉल सेंटर नंबर पर और ये हमें किया था मध्य प्रदेश से सतीश चंद्र जी ने। और इन्होंने पूछा है डॉक्टर पाठक कि गाय बछड़ी को दूध नहीं पिला रही है, साथ ही उसका जो दूध उत्पादन है वो भी कम हो गया है, क्या कर सकते हैं? 2 बातें करनी है। एक तो बछड़ी को दूध नहीं पिला रही है तो आपको उसकी मदद करनी है। जी। गाय कभी कभी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो उसमें जो पशुपालक हैं वो आपको जो है उसकी मदद करनी चाहिए।
बछड़ी को गाय के नज़दीक खड़ा करके और आप उसको दूध पिलवाने की कोशिश करिएगा। जी। दूसरी बात आपने पूछी है कि दूध उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो अब क्योंकि जाड़े हैं, एक तो जाड़ों में गाय का ज़रा ध्यान रखिए, कहीं ठंड वगैरह नहीं लगनी चाहिए, न बछड़ी को लगनी चाहिए और ना ही जो है गाय को लगनी चाहिए। जी। साथ ही साथ चारे का जरूर ध्यान रखें कि अभी जो चारा दे रहे हैं वो चारा बहुत ज़्यादा हरा नहीं देना है, 1 भाग उसका हरा हो और 3 भाग उसका सूखा हो, वो मिला के दें। और दूसरी बात यह है कि मिनरल मिक्सचर जो मैं हमेशा प्रोग्राम में आता हूं और हमेशा पशुपालकों को मैं सलाह देता हूं कि मिनरल मिक्सचर जो है से हमने ये देखा है वैज्ञानिक तरीके से कि जो किसान भाई या पशुपालक अपनी गाय भैंस को मिनरल मिक्सचर देते हैं, दूध उत्पादन में 10% की बढ़ोतरी हो जाती है। जी। तो आपकी गाय में भी बढ़ोतरी हो जाएगी दूध की, अगर आप ये 2-3 चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो है इस समय जाड़ों में बहुत, आप मध्य प्रदेश से हैं, बहुत से किसान भाई पशुपालक भाई हालांकि सभी पानी पिलाते हैं पशुओं को, लेकिन जाड़ों में भी पानी पिलाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि सर्दी का मौसम में ज्यादा प्यास नहीं लगेगी तो पानी कम दे देते जी हैं। हाँ अदिति जी, बस उनको ध्यान ये रखना है कि जो पानी है वो बहुत ठंडा नहीं हो और जो नदियां का या आपका पोखर का वहाँ का गंदा पानी नहीं पिलाएं, क्योंकि साफ पानी पिलाएं। तो 2 बार पानी पिलाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी गाय का दूध बढ़ जाएगा। जी, तो क्या करना है आपको सतीश जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ धीरज जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैम थोड़ी जो गाय है वो गर्भ नहीं कर पा रही। गाय क्या नहीं कर पा रही है? गर्भ धारण नहीं कर पा रही है। गर्भ धारण नहीं कर पा रहे हैं। कौन सी नस्ल है आपके पास? ये साहिवाल नस्ल है मैम। साहिवाल नस्ल है। डॉक्टर पाठक हाँ देखिए धीरज जी, आप बलिया शहर से हैं या आसपास किसी ग्रामीण क्षेत्र से? बलिया शहर के डुमरी गांव से है सर, वहाँ से 20 किलोमीटर डिस्टेंस है सर। हाँ कोई बात नहीं है। तो एक तो यह है कि आप किसी ऐसे पशु चिकित्सक को जो है जो क्वालिफाइड वेटनरी डॉक्टर हो उसको दिखाइए। आपने कई बार कोशिश करी है या 1-2 बार ही आपने? 3 से 4 बार कोशिश की है सर, हाँ, फिर भी असफल रहे हैं। लेकिन गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, नहीं रहा है। कोई बात नहीं है, फिर भी आप जो है जो अगर आप बलिया से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर बलिया का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ किसी डॉक्टर को दिखाइए और उसका पूरा परीक्षण कराएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या कारण है। कभी कभी क्या होता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो जाता है। इसके अलावा जो एआई करने वाला व्यक्ति है, जो कृत्रिम गर्भाधान कर रहा है, वो कहाँ से सीमन लेके आ रहा है, उसने कोल्ड चेन मेंटेन करी है कि नहीं है। धीरज जी, ये कई चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। तो अगर आप पास के किसी पशु चिकित्सक को दिखाएंगे तो ये सब समस्याओं का निराकरण करते हुए और गाय का निश्चित रूप से गर्भधारण कराने के लिए वो अच्छा सीमन कहीं से लाएंगे। अब क्योंकि देसी गाय है तो देसी गाय का ही सीमन होना, सांड का सीमन होना चाहिए। तो ये सब चीजें देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो धीरज जी क्या करना है आपको, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर गुप्ता का रुख करते हैं। डॉक्टर गुप्ता, सूकर पालन करना है तो अच्छी नस्ल का चयन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर शुरुआत से आप यही जानकारी हमारे सभी दर्शकों को दे रहे हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से प्रबंधन कार्य करने चाहिए जिससे हमारे जो पशुपालक हैं उन्हें लाभ मिल सके। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एक प्रबंधन ही एक सफलता की कुंजी है। जी। अभी हम देखते हैं कि कई बार जैसे कि हमने अपने देखा होगा बचपन से ग्रामीण क्षेत्रों में कि सूकर पालन के ऊपर कोई विशेष वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोग नहीं रखते। सूकर कार में देखा होगा ऐसे ही घूमते रहते थे गाँव में या शहरों में, और लोग समझते हैं कि इनका कोई विशेष रूप से वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार कोई पालन हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी आप देखेंगे पिछले 20 से 25 वर्षों में जिस तरह से वैज्ञानिक पद्धतियों से सूकर पालन प्रारंभ हुआ जी, उसके पीछे एक अच्छा प्रबंधन है। उस प्रबंधन में सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि कभी आप कोई फार्म या किसी एक छोटे स्तर पर सूकर पालन करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसी जगह से सूकर को हम लाएं जो बीमारी रहित हो, उस क्षेत्र में कभी कोई बीमारी ना हुई हो। क्योंकि अभी एक ऐसा हुआ कि उत्तर पूर्व के क्षेत्र में कुछ ऐसी बीमारी आ गई जिसमें सूकर प्रजाति को विशेष रूप से बहुत नुकसान हुआ, जिसमें ये कभी जो बीमारी है अफ्रीकन स्वाइन फीवर नाम की, जिससे बहुत ज्यादा हानि हुई है सूकर प्रजाति को। तो एक ये बात ध्यान रखें। दूसरा, उन्नत नस्ल और क्रॉस ब्रेड, जो मैं लगातार ये बात तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा।
तीसरी बात है मादा सूकर का जब हम चयन करते हैं, कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि मादा सूकर के चयन पर हम लेके आते हैं, लेकिन पता चला कि जैसे अभी गायों में भी समस्या आ रही है, उस तरह की कुछ समस्याएं हमारे सूकरों में भी है, जिसमें रिपीट ब्रीडिंग, जिसमें कि गर्भधारण नहीं होता और लेकिन मांस बढ़ रहा है लेकिन गर्भधारण नहीं हो रहा। तो उसमें ये देखना होता है कि इस पशु के माता के कितने लीटर साइज से मतलब होता है कि एक बार में कितने बच्चों की संख्या होती है। जैसे यदि 10 से 12 होते हैं तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो एक अच्छा पशु है, तो वहां हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कि जो प्रजनन के लिए हम जानवर को तैयार करते हैं, कई बार हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि इसकी आयु कितनी है और हम उसमें प्रजनन के लिए उसको तैयार कर देते हैं। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि 8 से 10 महीने की उम्र के बाद ही उसको हम प्रजनन के लिए रखें। यदि वह मेल है, यदि नर पशु है, तो उसको हम वैज्ञानिक पद्धति से ही प्रयोग करें। ऐसा ना हो कि कभी भी अचानक ही हम उसका प्रयोग करें, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो वीर्य की क्षमता है, उसकी क्वालिटी है, उस पर भी काफी फर्क पड़ता है। तो दूसरा, एक पहले ही जो आपने प्रश्न पूछा था कि उनका रख रखाव, घर, जो एक आपने फिल्म में भी दिखाया कि कितना स्क्वायर फीट जगह चाहिए, वो सब चीजें ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। तो उन सब पे अगर हम ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही लाभप्रद ये व्यवसाय है सूकर पालन का। और मुझे लगता है किसान भाई अब धीमे धीमे काफी आगे आ रहे हैं जी, और काफी जुड़ रहे हैं उत्तर भारत के कई प्रदेश जी बहुत तरक्की इसमें कर रहे हैं। स्पेशली हरियाणा और पंजाब में तो सूकर पालन बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, काफी बढ़ रहा है और हमारे किसान भी अपना रुझान इस ओर बढ़ा रहे हैं और वैज्ञानिकों का साथ पाकर तो वो और भी ज्यादा इससे लाभान्वित हो रहे हैं। स्वास्थ्य संबंध में भी आपसे जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो सुधीर कुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मेरी भैंस जो है वो 20 दिन की ब्याई हुई हो गई जी, लेकिन आधा घंटे बच्चे को पिलाने के बाद भी दूध नहीं दे पाती हूँ जी, क्या कहेंगे डॉक्टर पाठक? हाँ देखिए, मिल्क लेट डाउन के लिए बच्चे का दूध पीना बहुत जरूरी है सुधीर कुमार जी। तो आप थोड़ा कोशिश करिए, थोड़ा जरा मेहनत करनी पड़ती है। पहली दफा ब्याई है क्या भैंस आपकी या दूसरी बार? पहली बार ब्याई। हाँ, तो पहली बार जो ब्याती हैं गाय भैंस, उनमें ये समस्या थोड़ी सी कुछ पशुओं में देखने को मिलती है। तो आप कोशिश, पहली बार ब्याई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पहली बार ब्याने वाली जो भैंस होती हैं उनमें कभी कभी ये समस्या देखने को मिलती है। तो इसमें आप को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और खड़े होकर वहाँ जो बछड़ा, जो कटिया या कटरा जो भी है भैंस के साथ, उसको जरा दूध के साथ पिलवाइए, उसका दूध पिलवाइए और उसका मिल्क लेट डाउन कराइए। साथ ही साथ जो है जो प्रॉपर तरीका है दूध निकालने का, वो भी अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी कभी थोड़ा सा, मैंने कहा ना कि पहली दफा जब भैंस या गाय माँ बनती है या दूध देती है तो उस समय समस्या हो जाती है, लेकिन पशुपालक भाई उसको जो है ना अपनी मदद से ये समस्या से निजात पा जाते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको क्या करना है पता चल गया है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर गुप्ता, आपका ही रुख करना चाहेंगे। जैसे आपने बताया कि अगर प्रबंधन सही तरीके से करते हैं हमारे जो पशुपालक हैं, उन्हें फायदा हो सकता है शूकर पालन से। हम स्वास्थ्य के संबंध में आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से रोग हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, किस तरह से बचाव कर सकते हैं हमारे पशुपालक? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सामान्य रूप से ये माना जाता था कि शूकर की प्रजाति में बहुत कम बीमारियां होती हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 10 वर्षों में हमारे देश में कुछ ऐसी बीमारियां शूकरों की आई जो हालांकि वो हमारे देश में पैदा नहीं हुई, वो हमें अपने पड़ोसियों से मिली जी। और मुख्य रूप से जो शूकर पालन का केंद्र माना जाता है, जहां लगभग 37% शूकर की आबादी है, उत्तर पूर्व का क्षेत्र भारत का, वहां पर इन बीमारियों ने बहुत ही जबरदस्त नुकसान किया। इनमें पिछले 10 वर्षों में देखें तो एक PRRS करके एक बीमारी आई थी 2011 में, उसके सबसे पहली बार उसके पदचिन्ह पाए गए। फिर उसके बाद एक क्लासिकल स्वाइन फीवर जिसे कहते हैं, ज्वर है वो क्लासिकल स्वाइन फीवर, वो आया। और उसके बाद आजकल जो एक बीमारी चल रही है जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर की, तो ये मैं देखे तो एक जो 3 बीमारियों का एक कॉकटेल जैसा बन गया, जिसने हमारी शूकर की प्रजाति को बहुत ही गंभीर नुकसान पहुंचाया। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए हमारे देश में या पूरे विश्व में भी कहीं कोई टीका उपलब्ध नहीं है। अब वो टीका उपलब्ध ना होने की वजह से हमें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। और सबसे इसमें कहूंगा कि एक सबसे अच्छी बात है कि ये बीमारी उत्तर पूर्व क्षेत्र से अभी देश के दूसरे भागों में नहीं गई है, और उसका कारण है कि जो स्ट्रॉन्ग जैव सुरक्षा जिसे कहते हैं, बायो सिक्योरिटी मेजर्स, यानी आसाम प्रदेश से
प्रदेश सरकार ने इतने कठिन एक निर्णय लिए हैं कि इस प्रदेश से कोई भी एक भी सूकर इस प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेश में नहीं जाएगा। उसका कारण यह रहा कि ये बीमारी यहीं रुकी हुई है, अन्यथा पूरे देश में इस बीमारी का प्रकोप फैल सकता था। तो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी जब हम कोई फार्म खोलें तो कृपया करके जो टीके उपलब्ध हैं, हालांकि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का नहीं है, क्लासिकल स्वाइन फीवर का टीका आ चुका है, उसे लगवाएं। और छोटी छोटी तमाम तरह की बीमारी जैसे खुरपका मुंहपका रोग जो गायों में भैंसों में होता है वो सूकरों में भी होता है जी, तो उसका भी टीका लगवाएं। और अन्यथा ऐसी और अन्य कोई ऐसी बीमारियां नहीं है जिसके प्रति हमारे सूकर पालन भाइयों को चिंता करने की विषय की जरूरत है। बस यही एक मुख्य बीमारियां हैं जिनसे हमें बचाव करना है अपने शुगर का, पता करना पड़ेगा क्या इस झुंड में इस तरह की कोई बीमारी पहले कभी आई थी या नहीं। जी बिल्कुल, तो ये कुछ अहम बीमारियां हैं जो शुगर को प्रभावित कर सकती हैं, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में आपको इनके लिए पहले ही सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा। बढ़ते हैं आगे, श्री गंगानगर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। उर्मिला जी, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम, डॉक्टर साहब नमस्कार जी। हाँ जी, मेरा सवाल है मैम, हमें श्री गंगानगर राजस्थान से मैं बोल रही हूँ, सीमावर्ती गांव है बदेरा जी। तो मैम हम साहिवाल और राठी गाय रखते हैं, बट हमें उनके दूध का रेट सही नहीं मिल रहा गांव में जी। और जो फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए, जैसे गाय रिपीट हो रही है, डॉक्टर जो गांव में आते हैं वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वो भी हमें सही से इलाज नहीं मिल रहा उनका जी। क्या उर्मिला जी, आपकी दोनों समस्याएं बड़ी वाजिब हैं। पहली बात तो है कि आप एक ऐसे क्षेत्र में हो, गंगानगर जो ऐसा क्षेत्र है जो पशुपालन के लिए विशेष रूप से थारपारकर और साहिवाल नस्ल की गायों के लिए जाना जाता है। हाँ जी, तो वहाँ दूध की कीमत आपको नहीं मिल रही है। थोड़ा सा जो आपके पास में कहीं कोई कलेक्शन सेंटर किसी सरस डेयरी का, क्योंकि राजस्थान में सरस डेयरी भी है और भी अन्य डेयरी हैं, उनका कोई कलेक्शन सेंटर होगा या कोई चिलिंग प्लांट है तो उनसे थोड़ा संपर्क करें। और आप तो खुद महिला हैं और महिला होकर आप इस व्यवसाय में जुड़ी हैं, तो आपको तो इसका पूरा कीमत दूध की मिलनी चाहिए जी। जी तो सर, जैविक खेती भी करते हैं जी। सर हम जैविक खेती भी करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो आप जैविक खेती भी कर रही हैं, तो आप जो है जो नजदीक का जो प्रोसेसिंग जो जहाँ भी कलेक्शन सेंटर समझती है ना, जहाँ दूध इकट्ठा करा जाता है, तो आपके गंगानगर के पास में या गंगानगर में होगा, एक तो उनसे संपर्क करिए। और दूध जो है, क्योंकि आपके पास साहिवाल और थारपारकर दोनों हैं, तो इन देसी दानों गायों का दूध की कीमत आपको अच्छी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ उर्मिला जी, जैसा मैं पहले भी बोला था, आप भी कोशिश करो कि खाली दूध मत बेचो। दूध के प्रोडक्ट जिनको मूल्य संवर्धन हम कहते हैं, गंगानगर में भी बहुत स्कोप है। गंगानगर में होटल इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी हैं, वहाँ पर पनीर की और मावे की बहुत खपत होगी वहाँ पर, तो आप उनसे संपर्क करके ये भी काम कर सकते हो। आपने दूसरी बात पूछी है कि आपको उसके स्वास्थ्य के बारे में पूरी मदद नहीं मिल पा रही है, तो जो गंगानगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ कभी जाइए, थोड़ा उनसे संपर्क करिए कि भाई मेरे पास ये पशु रहते हैं, चाहे मेरे पास गाय हैं और मुझे इनके स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हैं, तो वहाँ पे ये कैंप लगाए जाते हैं, ये मंथली कैंप लगते हैं, उनकी जानकारी आप रखिए। और साथ ही साथ पशु चिकित्सालय जो गंगानगर का है उनसे संपर्क करें। इसके अलावा गंगानगर में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और राजस्थान वेटरनरी विश्वविद्यालय के भी KVK हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं, आप उनसे भी संपर्क करिए। लेकिन स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से मैं आपसे कहूँगा कि आप उर्मिला जी पशु चिकित्सालय जाकर उनसे बात करिए। अब इसके अलावा एक चीज़ और हो गई है कि आप उनकी वेबसाइट पे देखो, अगर आप थोड़ा कंप्यूटर से के बारे में जानकारी रखती हैं, मोबाइल पे भी हैं, तो उनसे उनका नंबर लेके उनसे आप टेलीफोन पर भी संपर्क कर सकती हो और आप उनको बता सकती हो कि मेरी ये समस्या है और मेरा पूरा यकीन है, मैंने राजस्थान में भी काम किया है, तो राजस्थान का जो पशुपालन विभाग है बहुत एक्टिव है, वो बहुत पशुपालकों के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। जी बिल्कुल, तो इस तरह से मदद भी मिल सकती है, आपको मदद मिल जाएगी। बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है और ऐसी ही जानकारियां आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்கள் வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்கள் விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं देसी गायों के संवर्धन और संरक्षण पर और साथ ही शूकर पालन पर। कोई सवाल है आपके पास, जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है और इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो कमल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ भैया, हम देसी गाय रखते हैं या पानी बहुत कम पीती है? देसी गाय का पालन करते हैं लेकिन पानी बहुत कम पीती है डॉक्टर पाठक। कमल सिंह जी, पानी पिलाइए। कम तो क्या है, अभी थोड़ा जाड़ा है, कभी कभी पशु कम भी कर देता है। थोड़ा ये देखिए कि बहुत ठंडा पानी तो नहीं पिला रहे हैं और फिर भी एक बार पेट के कीड़ों की भी जांच करा लीजिएगा। ताजा मोटर का पानी पिलाते हैं ट्यूबवेल का। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और आपने उनका गोबर का परीक्षण करवाया है फिलहाल कि नहीं? अभी तो नहीं करवाया सर जी। हाँ, तो कमल सिंह जी एक बार जो है ऐसा करा लें कि किसी पशु चिकित्सक को बुलाकर उनका गोबर परीक्षण भी करवा लें, कीड़े भी दिखवा लें और कोई दिक्कत तो नहीं है। और कोशिश करें कि अभी जैसे आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में भी जाड़ा पड़ रहा है और आपने बताया कि ट्यूबवेल का फ्रेश पानी देते हैं, तो कोशिश करिए कि जो है थोड़ा बिल्कुल पानी ताज़ा ही होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें यहाँ पर। कमल जी, बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर गुप्ता का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर गुप्ता, कई फ़ायदे बताए आपने, कई तरह के रखरखाव के तरीके भी बताए कि हमारे जो पशुपालक हैं शूकर पालन को इस तरह से करेंगे तो लाभ ले सकते हैं। लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हमारी सरकार द्वारा भी किसी तरह की यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जाती है इस व्यवसाय को करने के लिए, इसे जोड़ने के लिए?
जी हाँ, मैं इस संबंध में अपने किसान भाइयों से ये सूचना साझा करना चाहूंगा कि एक तो जिस संस्थान में मैं यहाँ बैठा हूँ, इस संस्थान के निदेशक के रूप में, इस संस्थान के द्वारा हमारे सूकर पालक भाइयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं जी। और उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और उस कार्यक्रमों में जुड़ने के लिए हमारे सूकर पालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि हमारे संस्थान की जो वेबसाइट है, कृपा करके उसमें जाएं और उसमें हमारे फ़ोन नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस दिए हुए हैं। आप अपनी रिक्वेस्ट आप हमसे निवेदन करें, हम आपको अब उस प्रशिक्षण की तारीख और कब आपको आना है उसके लिए हम आपको बताएंगे। तो पहले तो ये देखें कि सरकार की ओर से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जी। दूसरा, जो भारतीय जो हमारा केंद्रीय कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय के अधीन बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं। और अब मैं कृषि मंत्रालय नहीं करूंगा, तो अब चूंकि अब तो एक अलग से मंत्रालय बन गया जो केवल पशुपालन के लिए ही बनाया गया है। उसमें भी बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो DAHD करके हमारा विभाग है, वहां पर एक मुख्य रूप से पूरे राष्ट्रीय सूकर पालन की ही परियोजना है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी प्रशिक्षण, बहुत सारे जो लोन वगैरह जो बैंक से दिए जाने वाली स्थितियां हैं वो उपलब्ध हैं। उसके लिए सबसे पहले लोन के लिए आवेदन करने से पहले सबसे बड़ी एक जो कंडीशन है वो है कि सूकर पालक भाई को कोई प्रशिक्षण किया होना आवश्यक है जी। तो मैंने अभी बताया कि वो एक प्रशिक्षण यदि आप कर लेते हैं, एक तो हमारा संस्थान देता है, बाकी आप देखेंगे बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा जो हमारा संस्थान है, IVRI जिसे कहते हैं, आप वहां जाकर भी प्रशिक्षण कर सकते हैं। और कोई निकट में कोई आपके पशु चिकित्सा विज्ञान का कोई महाविद्यालय है, जैसे वेटनरी कॉलेज कहते हैं, यदि वहां इस तरह के कोई प्रशिक्षण चलते हैं तो उससे मिलने वाला जो एक प्रमाण पत्र है वो आपकी लोन वगैरह बैंक से दिलवाने में काफी मदद करता है जी। तो ये बात सदैव ध्यान रखें कि भारत सरकार इन तरह के सूकर पालन में हमारे कृषक भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। और ऐसे में हमारे किसानों का भी अब दायित्व है, पशुपालकों का भी दायित्व है कि अब आप भी आगे बढ़िए, इस व्यवसाय को अपनाकर आप अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी से। अपने शरीर का करना है लालन पालन, तो हमें करना होगा सुअर पालन। तो सुअर पालन हमें किस मैदान में करना, जैसे सीपेज एरिया हो या नहर का किनारा हो, कहाँ पे सक्सेस रहेगा? दूसरी चीज, ये कितने मादी के ऊपर कितने नर हमें रखने की जरूरत है? और तीसरी एक प्रश्न हमारा ये, जो सुअर से बीमारियां फैलती जो मनुष्य में जाती हैं, उनको किस प्रकार से रोके? जैसे स्वाइन फ्लू जैसी जो बीमारियां हैं, इनको किस प्रकार से रोके जो सुअर से मनुष्य में न फैलने पाए? जी बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, 3 सवाल आए हैं आपके लिए, क्या कहेंगे आप? किस तरह का एरिया होना चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत ही इन्फॉर्म्ड जो हमारे जो कहना चाहिए सारी काफी सूचना रखते हैं पहले से, और बड़ी खुशी है ये जानकर के हमारे कृषक आज हम लोगों से भी अधिक चीजों को देखते हैं। एक तो मैं ये बात आपके दिमाग से निकाल दूं कि कोई बहुत सारी ऐसी बीमारियां नहीं हैं जो कि शुगर से पशुओं जो कि मनुष्य में जाती है। हाँ, आपकी बात सही है। इन्फ्लुएंजा एक ऐसी बीमारी है जो कि शुगर में उसका वायरस मल्टीप्लाई कर सकता है, जो शुगर को नहीं होती, लेकिन उससे जो है मनुष्यों में चली जाती है। लेकिन वो इतना सामान्य कोई बीमारी नहीं है, वो अति विलक्षण परिस्थितियों में ही ऐसा होता है। एक तो ये है, सूकर पालन करने से ये जरूरी नहीं है कि उसमें कोई बीमारी आपके मनुष्य को लग सकती है जी। दूसरा, आपने पूछा कि स्थान के बारे में जी, स्थान कैसा होना चाहिए? के बारे में ये कहा जाएगा कि साफ सुथरा स्थान कहीं भी हो, जहां दलदली जमीन ना हो, जहां पर ड्राई कंडीशंस हो और आसपास में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो, ऐसा कोई भी स्थान का चयन किया जा सकता है जी। तीसरी बात जो अभी आपने पूछी, मादा और नर की संख्या कितनी होनी चाहिए? जी, मादा नर की संख्या में ये माना जाता है कि 15 यदि मादा हैं तो 1 नर उसके लिए पर्याप्त है जी। तो ये, और उसमें भी ये देखना होता है कि यदि आप देसी नस्लों से अपना कार्य शुरू कर रहे हैं तो उसमें आप अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी प्रजनन क्षमता है उसके बारे में जो विदेशी नस्लें हैं उसमें अधिक पाई गई है। तो 15 जो 1 का जो मैंने आपको बताया वो एक सामान्य है और एक स्टैंडर्ड माना जा सकता है, वो किसी भी उस पर आप लागू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आप जरूर देख लें जी, बिल्कुल।
तो नंद स्वरूप मिश्रा जी, आपके तीनों ही सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिए हैं, आपको पता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम यहाँ पर। आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की हैं शूकर पालन के संबंध में, सारे ही दर्शकों को जागरूक किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़े और अच्छी आमदनी भी अर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता आपका। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर पाठक यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। देसी गायों के पालन के बारे में भी अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जान लिया आज आपने कि आप देसी गायों का पालन कर रहे हैं या फिर सूकर पालन कर रहे हैं तो किस तरह से आपको प्रबंधन करना है। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बताते हैं। अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा पछेती गोभी की देखभाल एवं कटाई। अहम विषय है ये। और साथ ही सरसों की फसल में कीट व रोग नियंत्रण, इस पर भी हमारे कार्यक्रम में चर्चा होगी। कोई सवाल है आपके मन में, पहले ही हम तक पहुंचा दीजिए, ईमेल कीजिए हमें। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप फेसबुक पर जाइए, फेसबुक पर टाइप कीजिए हिंदी में हेलो किसान, वहां पर हमारा पेज खुलेगा। आप हमारे पेज पर अपने जो सवाल हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है उस पर भी आप कॉल करके पहले ही अपना सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। 1800-113-060 नंबर है इसका। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिससे आप लाइव भी अपने जो सवाल हैं हमसे पूछ सकते हैं कार्यक्रम के दौरान। और ये QR कोड आपको दिखाया जा रहा है टीवी स्क्रीन पर, इसे आप जल्दी से स्कैन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन से, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप हमारा कार्यक्रम हेलो किसान देख सकते हैं। अहम जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।